परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग होता क्या है, आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं मेरे डियर। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है गर्भ निरोधक साधन की उपयोग में लाकर अनचाहे मतलब अनवांटेड गर्भ अवस्था से बचना ही परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन का अर्थ है अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना। एक वर्ड में कहा जाए तो परिवार नियोजन का सीधा सीधा मीनिंग होता है कि हम नहीं चाहते हैं कि गर्भ हो, प्रेगनेंसी हो, तो इस कंडीशन में हम एक ऐसे साधन का उपयोग करते हैं, वह साधन जो है हमें अनचाहे मतलब हम नहीं चाहते हैं कि गर्भ हो, तो उस कंडीशन में हम कुछ ऐसे साधन का उपयोग करते हैं जो गर्भ से बचाता है, और उसी साधन को हम लोग परिवार नियोजन कहते हैं। जैसे कि दो तरीका के जो है यह साधन होता है। एक साधन होता है जो टेम्पोररी होता है, कुछ दिनों से लेकर कुछ साल तक आपको जो है प्रेगनेंसी को रोक सकता है, या जब तक यूज कीजिएगा तब तक रुक सकता है। लेकिन अस्थाई विधि में दो विधि ऐसा है जो व्यक्ति को अगर एक बार करा लेता है तो ज़िंदगी में कभी नहीं कराना पड़ता है, और उस व्यक्ति को गर्भ जो है नहीं हो पाता है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है, और वह जो है गर्भ परिवार नियोजन होता है। तो एक परिवार नियोजन की अस्थाई विधि है और एक परिवार नियोजन की अस्थाई विधि है। तो अस्थाई विधि सर्जरी वाला होता है जो मेल फीमेल दोनों में होता है, और जो अस्थाई होता है वो बगैर सर्जरी वाला होता है, जिसमें अलग अलग चीज़ों का उपाय करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल क्या जाने कि परिवार नियोजन होता क्या है मेरे डियर। परिवार नियोजन सीधा समझिए कि परिवार नियोजन का मतलब होता है कि ऐसे गर्भ निरोधक का साधन का उपयोग करना जो अनचाहे गर्भ से मुक्ति दिलाता हो, जो अनचाहे गर्भ से जो है क्या करता हो, छुटकारा दिलाता हो और बचाता हो, परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन का सीधी सीधी अर्थ है कि चाहे गर्भ अवस्था से मुक्ति पा जाना। अगर कोई व्यक्ति, कोई कपल है, वह चाहता है एक बच्चा दो बच्चा हो गया है और वह अब चाहता है कि हमें गर्भ से मुक्ति पाना है, गर्भावस्था से मुक्ति पाना है, तो वह परिवार नियोजन में सर्जरी अपनाता है और वह हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहता है, तो वह अस्थाई वाला निभाएगा। ठीक है, अस्थाई वाला चुनेगा, सर्जरी वाला। अगर कोई ऐसा है जो एक बच्चा कर लिया है और दोबारा में वो सोचता है कि एक बच्चे में, तो कोई ऐसे कपल है, जोड़ा है जो एक बच्चा कर चुका है और वो अब चाहता है कि एक बच्चा होने के बाद कुछ सालों का अंतर किया जाए, तो अंतर लाने के लिए 1-2 साल 3 साल अंतर के लिए वह कुछ ऐसे साधन का उपयोग करेगा जो उसको कुछ सालों तक जो है आराम से गर्भ से छुटकारा दिला सकता है, तो वह अस्थाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब है, या जब तक मन हो तब तक जो है हम नहीं कर सकते हैं, गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है, जब तक चाहेंगे तब तक ऐसे साधन हैं जिसका उपयोग किया जाता है। तो यही सब साधन जो है गर्भ निरोधक कहलाता है, और इसी गर्भ निरोधक का उपयोग जो है गर्भ को जो है गर्भ से छुटकारा पाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसी को हम लोग परिवार नियोजन कहते हैं। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये समझ गए। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ गए, तो अब आपको समझना है कि विधि क्या है। आपको ऊपर में कहा है ना कि कौन कौन से विधि है, नाम लिखे। तो कभी कभी देखिए होता है कि कभी कभी जैसे देख लीजिए यहाँ पे परिवार नियोजन विधिया, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो मैं परिवार नियोजन कराने के 2 विधि है। परिवार नियोजन की 2 विधियाँ होता है फैमिली प्लानिंग का, एक होता है टेम्पोररी मेथड और एक होता है परमानेंट मेथड। मैं पहले ही बता दिया आप लोग को, ठीक है ना। अब एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो प्रश्न पूछता है वह पूछेगा परिवार नियोजन क्या होता है, परिवार नियोजन के विधियों को लिखे और अस्थाई विधि के विस्तृत से चर्चा करें लॉन्ग क्वेश्चन में। तो अस्थाई विधि इसलिए पूछता है कि अस्थाई विधि में अलग अलग मेथड है, वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसलिए अस्थाई के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है डायरेक्टली 10 नंबर में। तो उसको हम बता देंगे, अस्थाई को अच्छे से बता देंगे। फिलहाल अभी इसके विधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से विधि है और इस विधि के अंदर कौन कौन से चीज़ें को अपनाया जाता है। ठीक है, पहला है अस्थाई विधि है। अस्थाई विधि जो होता है टेम्पोररी मेथड, यह परिवार नियोजन की अस्थाई तथा समान विधि है, नॉर्मल विधि है, जिनका उपयोग अवांछित गर्भ की रोकथाम एवं शिशु जन्म में अंतराल देने के लिए किया जाता है। अगर कोई कपल है, जोड़ा है, पति पत्नी है, और उसके शादी के 2-3 सालों के बाद एक बच्चा हुआ, ठीक है, और वो अब चाहता है कि हमें इस बच्चे और जो दूसरा बच्चा हो उसके बीच में कम से कम 4 सालों का गैप हो, चूँकि अगर कपल चाहेगा तो एक बच्चा हुआ है तो दूसरा बच्चा साल भर के बाद ही हो सकता है अगर वो चाह लेगा तो ऐसे में उसका फ़र्क पहले वाले बच्चे पर पड़ेगा, उसका संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में कपल अगर चाहेगा, जोड़ा चाहेगा कि एक और दूसरे बच्चे के बीच में जो अंतराल हो वह थोड़ा अधिक हो, ताकि जो पहला बच्चा है उसको अच्छे से देखभाल सब चीज़ हो सके, प्यार दुलार सब चीज़ मिल सके और हमें भी खुशी जीवन व्यतीत कर सके। तो इसके लिए वह दूसरे बच्चे के लिए जो भी वह चाहेगी कि हम 4 साल 3 साल का गैप रखें, तो वह अंतराल रखने के लिए जो सेवा का उपयोग करेगी, जो साधन का, तो वह एक समान विधि हो जाएगा और यह एक अस्थाई विधि होता है। चूँकि
वह 3 साल के लिए ही 4 साल के लिए ही उपयोग कर रही है, तो फिर इसके बाद तो हो सकता है प्रेगनेंसी, तो यह अस्थायी विधि हो जाएगा। ठीक है या अस्थायी विधि, लेकिन यह जो है फिक्स टर्म या जब तक मन हो तब तक जो है इसका उपयोग करके गर्भ से बच सकते हैं। यानी अवांछित गर्भ, मतलब हम नहीं चाहते हैं जब तक जो है गर्भ नहीं होगा और इसका उपयोग अस्थायी होता है। आपको अवांछित गर्भ से रोकथाम तो करेगा ही करेगा, साथ में शिशु के जन्म के अंतराल को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो यह अस्थायी विधि हो गया। ओके, चलिए उसके बाद इनमें निम्न विधियां शामिल है। अब ये जो पहला जो हम लोग मेथड ए नंबर देख रहे हैं अस्थाई टेम्पोररी मेथड, इसमें आपको अलग अलग मेथड, लगभग 4 मेथड आपको देखने को मिलेंगे जिसका उपयोग करके व्यक्ति जो है टेम्पोररी रूप से गर्भ से बच सकता है। ठीक है ना, अनचाहे गर्भ से बच सकता है। ठीक है, अनचाहे का मतलब क्या होता है कि नहीं चाहने के, नहीं चाहना। ठीक है ना, कि हम नहीं चाहते हैं कि जो है प्रेगनेंसी अभी हो, तो वही जो है अनचाहा होगा। पहला होता है बैरियर मेथड, अवरोधक साधन। बैरियर मेथड जो होता है, देखिएगा इस विधि में जो पहला मेथड होगा बैरियर मेथड होता है। बैरियर मेथड मतलब अवरोधक साधन, यह रोध करता है, रोकता है प्रेगनेंसी को। जैसे मेल या फीमेल कंडोम लगाकर, ठीक है ना, उस यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे मेल कंडोम है, वेजाइनल क्रीम लगाकर। ठीक है, एक क्रीम आता है, जेली आता है, जिसका उपयोग स्त्री जो है अपने वेजिना पर करता है, तो उससे जो स्पर्म होता है वो वेजिना में जाते ही वह जो स्पर्म होता है वह डेथ हो जाता है, उसका नष्ट हो जाता है उसका प्रभाव, और जो लेडीज है वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो यह वेजाइनल क्रीम होता है। ठीक है, उसी प्रकार से वेजाइनल डायफ्राम आता है, और फोम टैबलेट आता है, और जेली आता है। यह सब का उपयोग जो है अवरोधक के रूप में, मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए एक जो है बैरियर के रूप में किया जाता है। मेल कंडोम, फीमेल कंडोम, वेजाइनल क्रीम, वेजाइनल डायफ्राम, फोम टैबलेट, जेली, ये सब बैरियर मेथड है जो रोकता है प्रेगनेंसी को अस्थायी रूप से। ठीक है, दूसरा मेथड होगा वह इंट्रा यूटेरिन मेथड होता है। मेरे डियर, आईयूडी के मैं बारे में आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आईयूडी के बारे में, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस के बारे में अच्छे से मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। यह शुरू में ही पढ़ाए थे जब शॉर्ट क्वेश्चन शुरू किए थे। तो अगर आपसे अस्थायी साधन पूछेगा तो आईयूडी जो वाला है दूसरा नंबर, इसको वहीं से आप अच्छे से पढ़कर लिख दीजिएगा। ठीक है, बाकी जो इंट्रा यूटेरिन डिवाइस है जो यूट्रस के अंदर शिफ्ट किया जाता है, जो गर्भ को क्या करता है, अनचाहे गर्भों से बचाता है। अब देखिए यही इंट्रा यूटेरिन डिवाइस जो होता है, आप जब तक चाहिएगा 6 महीना, साल भर, 2 साल, जितना देर तक चाहिएगा आप इसको लगवा सकते हैं यूट्रस के अंदर। अब यह जैसे ही लगता है तो उसके यूट्रस के अंदर जो कंसेप्शन बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, जो निषेचन के बाद तैयार होता है, तो उस प्रोडक्ट को ही यह नहीं बनने देता है। ठीक है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, क्योंकि यूट्रस में यह डिवाइस शिफ्ट होता है, इसलिए निषेचन के बाद जो है भ्रूण को जगह ही नहीं मिलता है विकास होने के लिए, जिसके बाद क्या होता है कि यह बाहर निकल जाता है। समझ गए चीज़ को? तो इंट्रा यूटेरिन डिवाइस का मतलब ही होता है कि इंट्रा मतलब अंदर, यूटेरिन मतलब गर्भाशय, मतलब गर्भाशय के अंदर, डिवाइस मतलब साधन, एक ऐसा युक्ति जिसको गर्भ के अंदर शिफ्ट किया जाता है, और वही इंट्रा यूटेरिन डिवाइस कहलाता है। अब यह अलग अलग इंट्रा यूटेरिन होता है। एक ऐसा ये डिवाइस होता है जिसमें बिना किसी दवाई के सीधा उस डिवाइस को जो है यूट्रस में शिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब गर्भाशय में लगा दिया जाता है। उसमें कोई जो है आपके दवाई वगैरह का उपयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे साधारण या औषधि विहीन आईयूडी कहा जाता है। ठीक है, आईयूडी का फुल फॉर्म पूछेगा इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। ओके, तो पहला आईयूडी मेथड में पहला क्या होगा, साधारण या औषधि विहीन। अब इसका साधारण या औषधि विहीन क्यों नाम देते हैं, क्योंकि यह सिंपल सिर्फ डिवाइस बना होता है, और इस डिवाइस को यूट्रस में लगा दिया जाता है, बिना किसी दवाई या बिना किसी चीज़ के सहायता से सीधा लगा दिया जाता है, तो वही साधारण या औषधि विहीन आईयूडी होता है। ठीक है, अब ये जो आईयूडी बना होता है यह कॉपर के होता है। ठीक है ना, कॉपर तांबे के बने हुए होते हैं। अलग अलग जो है आईयूडी 300, आईयूडी 270, इसी प्रकार से यह जो है बना होता है। ठीक है, पहला ही हो गया। दूसरा होता है जो डिवाइस से बना होता है, इंट्रा यूटेरिन जो डिवाइस होता है, जैसे यूट्रस कैसा होता है, तो फीमेल यूट्रस कुछ इसी प्रकार से बता देता हूँ। फीमेल यूट्रस जो है कुछ इसी प्रकार से होता है ना, तो यहाँ पे जो है कुछ लगा होता है, इसी प्रकार से कुछ होता है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से, मान लीजिए इसी प्रकार से होता है, तो ठीक इसी प्रकार से जो है डिवाइस भी टी शेप में बना होता है, और इसमें सीधा लगा दिया जाता है। अगर सीधा सिर्फ डिवाइस को लगा दिया जाएगा इंट्रा यूटेरिन में, तो यह साधारण औषधि विहीन वाला हो जाएगा। अगर इस डिवाइस में कोई हार्मोन युक्त दवाइयाँ रख कर या दवाइयाँ के द्वारा इसे शिफ्ट किया जाएगा इसमें, तो यह हार्मोन युक्त आईयूडी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो डिवाइस होगा, अगर कोई दवाई इसमें रखकर या दवाई जो है लगा के इसमें लगाया जाएगा, तो यह क्या होगा, हार्मोन युक्त इंट्रा यूटेरिन डिवाइस हो जाएगा। तो यही 2 प्रकार के आईयूडी होता है। समझ गए? चलिए तीसरा देखिएगा, हार्मोनल विधियाँ। मेरे डियर, बहुत सारे ऐसे बाज़ार में चीज़ें उपलब्ध है हार्मोनल, जो आदमी इसका अक्सर उपयोग करता है गलत काम करने के बाद। समझ गए?
फीमेल भी यूज करता है, बट फीमेल भी यूज करती है, सॉरी। फीमेल जो होती है वह मान गए चाहती है, मेल और फीमेल हस्बैंड वाइफ चाह रहा है कि अपना जो है अभी हमें बच्चा नहीं करना है, प्रेगनेंसी अभी नहीं होना है, तो उस कंडीशन में वह दोनों अपने सहमत से लाकर अपना पिल्स का यूज करता है या डॉक्टर के कंसल्ट से। तो यह जो है हार्मोनल विधियाँ में क्या क्या होता है देख लीजिए। हार्मोनल विधि का मतलब है कि दवाई का यूज करके, क्योंकि जो भी दवाई बना होता है वह हार्मोन का ही बना होता है, उस हार्मोन को सिक्रेशन को रोक देता है, जो प्रेगनेंसी के लिए उत्तेजित करता है उसको ही वह क्या करेगा, रोक देता है। तो हार्मोनल युक्त जो होगा उसमें कंबाइंड जो है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होता है, ठीक है। कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल होता है, मतलब मुंह के द्वारा लेने वाला गर्भ निरोधक गोली होता है, जैसे माला एन हो गया, ठीक है ना, माला एन होता है, माला डी होता है, बहुत सारे जो है आपके प्रकार है माला का। तो माला जो होता है, माला एन, वह एक प्रकार के कंट्रासेप्टिव पिल है, गर्भ निरोधक गोली होता है। देख लीजिए प्रोजेस्टेरोन पिल, अब यह महिलाओं का एक जो है हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। तो यह जब प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा क्या होता है, उत्तेजित होता है, तो यह प्रेगनेंसी के खतरे रहता है। तो इसके लिए जो है एक प्रोजेस्टेरोन पिल्स आता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि यह हार्मोन होता है तो यह हार्मोन का ही गोली बना होता है, ठीक है ना। तो यह प्रोजेस्टेरोन गोली का उपयोग किया जाता है। एक इमरजेंसी कंट्रासेप्शन पिल्स होता है, एक इमरजेंसी कंट्रासेप्शन पिल्स होता है, ठीक है। उसके बाद है प्राकृतिक विधियाँ, नेचुरल मेथड। तो देखिए नॉर्मली हार्मोनल युक्त कंट्रासेप्टिव में होता यह है कि यह 3 मेथड होता है। एक कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होता है, जिसमें बहुत सारे जो है दवाइयाँ का कॉम्बिनेशन रहता है और वह मुंह के द्वारा जो है लगातार लेना पड़ता है, ठीक है, सीरियली लेना पड़ता है। एक प्रोजेस्टेरोन पिल्स होता है जो हार्मोन वाला होता है, एक इमरजेंसी कंट्रासेप्शंस पिल्स होता है, ठीक है। तो यह 3 पिल्स जो होते हैं यह नॉर्मली आपके हार्मोन वाला होता है जो गर्भ को रोकता है, ठीक है। चौथा है यहाँ पे देखिएगा, चौथा जो है प्राकृतिक मेथड है, नेचुरल मेथड है। और यह नेचुरल मेथड ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी विधि के आप नेचुरल तरीके से भी प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। मतलब ना कोई डिवाइस को यूज करना है, ना कोई गर्भ निरोधक कंडोम के यूज करना है, या नहीं कोई ऐसे पिल्स लेना है जिससे साइड इफेक्ट भी हो सकता है। आप चाहें, आपके अंदर अगर ताकत है, आपके अंदर अगर कैपेसिटी है, तो आप नेचुरल तरीके से, सहन शक्ति आपके अंदर है, तो आप नेचुरल प्राकृतिक तरीके से भी आप जो है गर्भ से बच सकते हैं। कैसे? तो रिदिम का मतलब होता है लय। अब जब भी अगर मान गए कि आपको लगता हो कि इस समय रिलेशन इंटरकोर्स करने से यह प्रेग्नेंट हो सकती है, तो आप मेल है या फीमेल है, दोनों के दोनों का सोच मिलना चाहिए। और उस कंडीशन में लय जो होता है, रिदिम जो होता है, वह बहुत बड़े मायने रखता है। कब आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, कब जो है रिलेशन बना रहे हैं, यह एक जो है लय बताता है। अगर आप कंटिन्यू लय में अगर आप रिलेशन बनाते रह रहे हैं तो आपको गर्भ अवस्था से होने से कोई नहीं बचा सकता है, प्रेगनेंसी होने से कोई नहीं बचा सकता है। तो रिदिम कहता है कि एक लय बनाइए, और लय ऐसा होना चाहिए कि जब ज़रूरत हो कि इस समय अगर आप करेंगे इंटरकोर्स तो उस समय प्रेगनेंसी होने का खतरा रहता है, तो उस समय रिदिम को छोड़ दे, ना करे, लय को वहाँ पे तोड़ दे। और उसके बाद फिर जब समय पास कर जाए तो जब मन हो करिए, क्योंकि हमेशा इंटरकोर्स करने से जो है प्रेगनेंस नहीं होती है महिलाएं। ये बातें आप लोग समझ लीजिएगा कि आप जब चाहेंगे इंटरकोर्स करें और वो प्रेग्नेंट हो जाए, ऐसा नहीं होता है, उसका भी एक समय होता है, ठीक है। चीज़ें को समझ गए? चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, दूसरा है क्वाइटस इंटरप्ट्स। क्वाइटस इंटरप्ट्स का मतलब होता है कि मैं इसको अच्छे से बता चुका हूँ। क्वाइटस इंटरप्ट्स का मतलब होता है कि जैसे मेल है, फीमेल है, इंटरकोर्स चल रहा है, मतलब रिलेशन बना रहा है, तो एक ऐसा सिचुएशन आता है और वह लास्ट स्टेज होता है जहाँ पे मेल का जो सीमेन होता है वह डिस्चार्ज होता है फीमेल के वाजिना में, ठीक है। तो ऐसे में अगर मेल या फीमेल दोनों चाह रहा है कि हमें प्रेगनेंसी नहीं रखना है, प्रेग्नेंट नहीं होना है, बच्चे नहीं करना है, तो वह क्या करेगा कि उस दौरान दोनों अपने बात से सहमत हो जाएगा। और अगर वह इंटरकोर्स करते हुए भी सोच रहा है कि नहीं हम इंटरकोर्स जारी रखें, लेकिन इस जारी रखते हुए भी हमें अगर प्रेग्नेंट नहीं होना है, तो क्वाइटस इंटरप्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए इंटरकोर्स करते हुए भी जो है प्रेग्नेंट नहीं होती है महिलाएं। अब इसमें होता कैसे है, तो जब भी अगर एजुकुलेशन होने वाला हो, डिस्चार्ज होने वाला हो मेल, तो उस समय वह वाजिना से अपने पेनिस को बाहर निकाल लेता है और वह एजुकुलेट वाजिना में नहीं करके, स्खलन जो होता है वह वाजिना में नहीं करके बाहर स्खलन कर देता है। इससे होता है कि जो भी सीमेन मेल का है वह फीमेल में वाजिना में नहीं जा पाता है, और इस दौरान वह जो है प्रेग्नेंट होने का कोई चांस ही नहीं है जब स्पर्म नहीं जाएगा। तो यही बात आप लोग को ध्यान में रखना है, ओके। चलिए
बता दिए, एक क्वाइटस इंटरप्ट होता है। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग, आप लोग को पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग भी आपके जो है क्या करता है कि जब तक ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप लंबे समय तक कराएंगे तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी होने का खतरा भी जो है कम रहता है। तो इसलिए नेचुरल विधि में आप चाहें तो एक बच्चे होने के बाद लंबे समय तक उस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहें, जिससे आपको भी जो है क्या होगा कि प्रेगनेंसी होने का दूसरा बार खतरा नहीं रहेगा। चीज़ों को समझ गए? तो यह सब आपका प्राकृतिक मेथड है जिसको अपनाकर नेचुरल तरीके से बिना कुछ यूज किए, बिना कुछ लिए हुए आप जो है क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दूसरा है अस्थाई विधि। अब गर्भ निरोधक के अस्थाई विधियां हैं मेरे डियर। अस्थाई विधि में ज़्यादा झंझट नहीं है, दो ही ऐसे विधि हैं जिसको या तो मेल अपने लिए करवा सकता है या फीमेल अपने को करवा सकता है। चाहे मेल करवाए या फीमेल करवाए, चाहे हस्बैंड करवाए या वाइफ करवाए, दोनों में से कोई भी करवा लेगा तो यह जो है प्रेगनेंसी का खतरा जो होता है ख़त्म हो जाता है। ठीक है, चलिए गर्भ निरोधक की अस्थाई विधियां में, परमानेंट विधि में यह गर्भ निरोधक की अस्थाई विधियां हैं, बात सही है। इन्हें स्टरलाइजेशन मेथड भी कहा जाता है, इन्हें बांझपन मेथड भी कहा जाता है, बांझपन विधि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार यह अगर कोई करवा लेता है परमानेंट मेथड तो उसे एक बांझपन के जैसे हो जाता है, मतलब उसको बच्चा नहीं हो सकता है। जैसे बांझ महिलाओं के होता है ना, लोग नहीं कहता बांझपन का शिकार है, मतलब इसके बच्चा जो है नहीं हो रहा है, तो उसी प्रकार से जो है ये अस्थाई विधि अपनाने के बाद हो जाता है, इसीलिए इसे स्टेरिलाइजेशन मेथड कहा जाता है। ठीक है, यह पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए होता है, यह पुरुष और स्त्री दोनों के लिए होता है। कैसे? अगर वैस्कोटोमी होता है, यह दो प्रकार के होता है, एक वैस्कोटोमी और एक ट्यूबक्टोमी। अब समझिए, महिलाओं में ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब, उसी में निषेचन होता है, तो इस ट्यूब का जो सर्जरी के द्वारा उस ट्यूब को काट दिया जाता है तो यही डिंब वाहिनी छेदन होता है, ट्यूबक्टोमी, जो कि महिलाओं में इसी का ही सर्जरी करके जो है इसे किया जाता है। तो यह महिला का परिवार नियोजन का विधि हो गया अस्थाई वाला। पुरुष अगर नसबंदी कराता है तो उसमें एक वॉइस डिफरेंस होते हैं। ठीक है, जो स्खलन के समय जहाँ से निकलता है सीमेन, तो वह उसको ही काट दिया जाता है, जिससे सीमेन आगे नहीं जा पाता है, जो स्पर्म वाला होता है वह नहीं जा पाता है वॉइस डिफरेंस में। ठीक है, तो ये वैस्कोटोमी, वॉइस डिफरेंस को काटना ही वैस्कोटोमी होता है, और यह दोनों मेथड आपका अस्थाई नेचुरल है, अस्थाई विधि है। ठीक है, जिसके कर लेने के बाद एक स्टरलाइज मेथड की तरह हो जाता है। समझ गए? तो यही दो विधि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, उम्मीद है समझ गए होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, आपके लिए इंग्लिश दिया गया है, तो पीडीएफ में हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है। डाउनलोड करके वीडियो देखने के कुछ देर के बाद आइएगा और डाउनलोड करके चले जाइएगा, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, टोटल सब्जेक्टिव का जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ, देख लीजिएगा जाके, जितने भी हम लोग किए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इस परिवार नियोजन में जो ऊपर हम लोग देखे हैं समस्त विधियां, उसमें नर्स की क्या रोल होता है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या भूमिका होता है परिवार नियोजन में। मेरे डियर, नर्स को परिवार नियोजन में निम्न रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहता है। ठीक है मेरे डियर, एक नर्स के लिए जो है परिवार नियोजन में भूमिका निभाना या योगदान देना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से रहता है। ठीक है, पहला है जो भी एलिजिबल कपल होते हैं, मतलब जो भी परिवार नियोजन के लिए एलिजिबल होती है, सहमत रहती है, तो वैसे कपल को परिवार नियोजन हेतु काउंसलिंग करती है नर्स। काउंसलिंग में क्या होगा कि अगर वह एलिजिबल कपल है, मतलब उसको एक या दो बच्चा हो चुका है और वह चाहता है कि हाँ हम परिवार नियोजन करवा सके, इंटरेस्टेड है, तो उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करना और ज़्यादा जो है उससे मोटिवेट करना कि क्या क्या लाभ है, क्या है नहीं है, ये सारा के सारा एलिजिबल कपल को परिवार नियोजन के लिए काउंसलिंग में बताया जाता है। ठीक है, तो यह करना, काउंसलिंग करना एलिजिबल कपल को नर्स का एक भूमिका होता है, रोल होता है। महिला को प्रसव पूर्व ही उसकी आवश्यकता के अनुसार परिवार नियोजन की विधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित प्रेरित करना है। अगर महिला का एक पहला प्रसव हो या दूसरा प्रसव हो या तीसरा प्रसव हो, ठीक है, हमेशा प्रसव से पहले ही जो नर्स होती है वह महिला को कहेगी कि आप जैसे ही प्रसव कंप्लीट होगा आप जो है परिवार नियोजन करवा लीजिए, कितने बच्चे हो गए आप परिवार नियोजन कराइए, परिवार नियोजन से कम बच्चा रहेगा, अच्छे से पढ़ाइएगा, अच्छे से इसको सेटल कीजिएगा, मतलब तमाम तरीके के जो है प्रेरित करती है ताकि वह परिवार नियोजन करवा ले इसी प्रसव के साथ में। ठीक है, तो यह जो है आपका इसके लिए प्रेरित करती है। तीसरा रोल होगा, देखिएगा, परिवार नियोजन को सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन के बारे में समुदाय को बताना। अब नर्स का ये काम होता है कि दूर दराज के इलाका में, गांव में बहुत लोग अभी तक ये नहीं जानते हैं कि परिवार नियोजन कराने पर सरकार के द्वारा कुछ प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है। ठीक है,
अब कितना दिया जाता है मैं पढ़ा चुका हूँ कि जननी सुरक्षा योजना में मैं पढ़ा चुका हूँ कि कितना जो है महिला को दिया जाता है, शहरी महिला को कितना और गांव की महिला को कितना मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो परिवार नियोजन में सरकार के द्वारा जो दिए जा रहे प्रोत्साहन है उसके बारे में लोगों को बताना, यह भी एक नर्स का रोल होता है। परिवार नियोजन में बताएगी तब तो लोग उसके भी चाहत से आएगा कराएगा। परिवार नियोजन कैंप में चिकित्सा की सर्जरी के दौरान सहायता करना। अब परिवार नियोजन कहीं अगर कैंप लगा के किया जा रहा हो तो उसमें डॉक्टर को जो है सर्जरी के दौरान सहायता करना नर्स का काम होता है, भूमिका होता है। लिखित सहमति लेकर आईयूडी लगाना। अगर एलिजिबल कपल यानी जो भी महिला हो या दोनों पति पत्नी हो वह मान के दूसरे विधि के लिए राजी नहीं है और वह चाहता है कि हम जो है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस ही लगवा ले, मतलब यूट्रस में डिवाइस ही सेट करवा ले, तो इसके लिए वह लिखित सहमति लेती है और तब जाके यह आईयूडी लगाती है। ठीक है, कौन? नर्स। छठा यहाँ पे देखिएगा, अस्थायी बंध्यता स्टरलाइजेशन हेतु उचित कपल का चयन करना एवं ट्यूबेक्टोमी और वैस्कोटोमी हेतु रेफर करना। अब नर्स का यह भी जो है रोल होता है कि वह जो है स्टरलाइजेशन मेथड मतलब अस्थायी बंध्याकरण, मतलब अस्थायी रूप से कोई अगर परिवार नियोजन कराना चाहता है तो उसके चयन करना और चयन करके जो है ट्यूबेक्टोमी और वैस्कोटोमी जो पुरुष और महिलाओं किसी के लिए हो सकता है तो उसको आगे रेफर करना ताकि वह आगे जाके अस्थायी वाला मेथड अपना सके। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भ निरोधक साधन का उपयोग करने वाले कपल से नियमित संपर्क बनाए रखना। अब कोई ऐसे कपल है जोड़ा है जो गर्भ निरोधक, ठीक है ना, कंट्रासेप्टिव दवाइयों का या डिवाइस का उपयोग कर रही है या कर रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि उसके लगातार संपर्क में रखना चाहिए। संपर्क में रहने से अगर उसके अंदर कोई भी गड़बड़ी होगा तो उसको देखरेख किया जा सकता है। परिवार नियोजन पर मुक्त चर्चा हेतु उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। अब होता यह है कि गांव में देखते होइएगा महिलाएं इसके बारे में बात करने से शर्माती है, कतराती है। ठीक है, तो इसके लिए एक ऐसा वातावरण नर्स को तैयार करना चाहिए जहां पे एकदम फ्री रूप से एकदम मुक्त चर्चा हो सके ताकि महिला अपने बातों को एकदम बेझिझक रख सके। ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए। 9वां है ट्यूबेक्टोमी एवं वैस्कोटोमी के पश्चात कपल्स को फॉलोअप सेवा प्रदान करना। अब जिस भी कपल्स को ट्यूबेक्टोमी या वैस्कोटोमी हुआ हो वैसे कपल को लगातार फॉलो अप सेवा प्रदान करना चाहिए, यह नर्स का काम होता है। ठीक है, रोल होता है। नेक्स्ट है समुदाय के लोगों को छोटे परिवार के लाभ बताना चाहिए। अब समुदाय में गांव में लोगों को छोटे परिवार का जो भी विशेषता है, लाभ है, उसको बताना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए और लोग करा सके, इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, परिवार नियोजन कैंप के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना। अब नर्स को मान गए अगर कोई सर्जरी नहीं करवाना चाहता है तो उसके लिए प्रचार करना होगा, तो उसके लिए नर्स को परिवार नियोजन कैंप अगर लगता हो तो उस दौरान जो है गर्भ निरोधक के साधन के बारे में लोगों को बताना चाहिए कि आप गर्भ निरोधक साधन के उपयोग करें, जैसे कंडोम्स हो गया, हार्मोनल पिल्स हो गया, वगैरह वगैरह चीज़ का उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए प्रोत्साहित भी करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर और लास्ट है होम विजिट के दौरान समाज के लोगों को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब एक नर्स अगर कम्युनिटी में है, समुदाय में या गांव में उसका अगर पोस्टिंग है तो वह घर घर जाकर लोगों को विजिट करके जो है परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करेगी, मोटिवेट करेगी कराने के लिए। ठीक है, और इस प्रकार से यह नर्स का भूमिका होता है परिवार नियोजन में। आप चाहें तो यह 12 की जगह पर 20 भूमिका भी नर्स का बता सकते हैं परिवार नियोजन में। ठीक है, आपके सामने में क्वेश्चन देख सकते हैं। ESI का मतलब होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बारे में लिखना है। तो देखिए कभी कभी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बारे में लिखिए, या कभी कभी आपसे पूछेगा कि राज्य बीमा योजना के अंतर्गत श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं का वर्णन करें, ऐसे भी पूछ सकता है। तो दोनों तरीका से हम कंप्लीट ही क्वेश्चन को क्यों नहीं देख ले ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, चलिए हम लोग कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बारे में देखते हैं। कर्मचारी, एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारी होता है और एम्प्लॉयर मतलब तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयज मतलब होता है कर्मचारी, ठीक है, स्टेट मतलब राज्य, इंश्योरेंस मतलब बीमा और स्कीम मतलब योजना। ESIS होता है, ठीक है ना, ESIS होता है। यह जो है हमारा क्वेश्चन का, ठीक है, इसके बारे में डिटेल से देखना है। इसी में देखेंगे कि जो जो कर्मचारी होता है उसको कौन कौन से जो है सुविधाएं इसके अंदर दिया जाता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। यह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक में, देखिएगा पूछा गया है। और मैं बार बार बता चुका हूं कि अगर आपको QB पढ़ना हो, क्वेश्चन बैंक अगर देखना हो पूरे 8 साल का फ्री में, तो आप लोग nursingyan.com पर जाइए, वहां पे क्वेश्चन आपको 3rd ईयर वाले में मिल जाएगा। ओके, चलिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना क्या होता है, ESI स्कीम देख लीजिए।
कारखानों में कार्यरत कर्मचारी की बीमारी, व्यावसायिक दुर्घटना, प्रस्तुति आदि के दौरान नगद सहायता एवं मेडिकल सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। अब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग देखते होइएगा कि जितने भी कंपनी में लोग काम करते हैं तो उस कंपनी में जो कंपनी के मालिक होते हैं, चूँकि यह एक जो है कानूनी और सरकार द्वारा उठाया गया कदम है। अगर मानिए सरकार कदम नहीं है अगर उठाती तो कोई वैल्यू देता, सीधा काम करवाता, और कुछ होता तो उसको बाहर निकाल देता। तो यह जो हमारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना है, इससे होता यह है कि इससे अगर कोई व्यक्ति कोई कर्मचारी के रूप में किसी कारखाना में, किसी कंपनी में काम करता है तो जो है उसको इसके तहत जो है उसको बीमारी कोई होता है, या फिर कंपनी में हो रहे काम से कोई दुर्घटना हो जाता है, या फिर उसके अगर वह लेडीज है तो उसका अगर प्रस्तुति होता है, लेबर है, तो इस दौरान उसे नगद सहायता और मेडिकल सुविधाएं जो है प्रदान करने के उद्देश्य से यह कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। तो ये चीज़ें समझ गए कि किन उद्देश्य के साथ इसे लाया गया, ये चीज़ समझ गए। कल कारखानों में कार्य करने वाले कर्मचारी में व्यावसायिक बीमारियों तथा दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। अब देखते होइएगा आप लोग लोहा लक्कड़, या देखते होइएगा स्टील प्लांट, लोहा प्लांट, जो भारी वजन के जो भी भारी भरकम फैक्ट्री सब है, उसमें देखते होइएगा कि उसमें जो लोग होता है उसका दुर्घटना बहुत जो है आम बात होता है। जैसे बॉयलर फट गया, रड गिर गया, तो इस सबसे लोगों का दुर्घटना हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो आप लोग समझिएगा कि ये जो है कल कारखाने में जो भी लोग कार्य करते हैं, जो भी कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनको व्यावसायिक बीमारी आप लोग को पढ़ाए हैं कि जो काम कर रहे हैं उस काम से कोई बीमारी हो जाता है तो वही व्यावसायिक बीमारी होता है। जैसे अगर कोई कोयला खदान में अगर काम करता है तो कोयला से बीमारी हो जाता है, अलग अलग कारखानों में काम करता है तो उससे भी बीमारी होता है, तो वही व्यावसायिक जो है बीमारी होता है। तथा दुर्घटना होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, बातें सही है। इनके अलावा उनमें अन्य दीर्घकालीन बीमारियां भी होने की संभावना बनी रहती है। अब देखते होइएगा कोई व्यक्ति अगर कोयला में काम करता है, पत्थर जहां पे ईंट पत्थर तोड़ा जाता है, वैसे अगर कारखाना में काम करता है, लोहा लक्कड़ कारखाना में काम करता है जहां पे लोहा को गलाया जाता हो, तो देखते होइएगा उसका कण जो है व्यक्ति के श्वास नली में बैठ जाता है, या धीरे धीरे जो है उसको ऐसा बीमारी होता है जो लंबे समय तक चलता है। ठीक है ना। तो वही कहता है कि अगर उससे व्यावसायिक बीमारी हुआ या दुर्घटना होने की संभावना अधिक रहती है। इसके अलावा कुछ ऐसे समय होते हैं जहाँ पे उसके दीर्घकालीन क्रॉनिक बीमारी होने की भी संभावना रहती है इन कारखानों में काम करने से। ठीक है। तो यदि कर्मचारी महिला है तो वह गर्भवती भी हो सकती है, ये बातें सही है। इन स्थितियों के उत्पन्न हो जाने पर कई बार परिवार के पालन पोषण में बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अब जैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसका अचानक से कंपनी में दुर्घटना हुआ, मृत्यु हो गया, तो मृत्यु हो जाएगा और घर में वह अकेला कमाने वाला है, तो उसके घर में औरों का पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत होने लगेगा। ठीक है। या कुछ ऐसे उसको बीमारी हो गया काम करते हुए जो उसको जो है घर पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया, या महिला कर्मचारी जो है प्रेग्नेंट हो सकती है तो उससे जो है घर पर बैठना पड़ेगा। तो ऐसे में जो है उससे क्या होगा कि घर का पालन पोषण करने में बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। समझ गए। तो इन्हीं सब विषम परिस्थितियों में व्यक्तियों को बीमित व्यक्तियों को तथा आवश्यकता अनुसार उनके परिवारों को आर्थिक सहायता एवं मेडिकल सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ही यह योजना प्रारंभ की गई। अब विभिन्न प्रकार के मान गया कि कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, कोई किसी कारखाना में फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको मान गया दुर्घटना में डेथ हो गया, या मान गया जो है उससे ऐसा रोग धर लिया जो उसको लंबे समय तक चला है और वो अब काम करने में असमर्थ हो गया, घर पर बैठ गया। तो और महिला कर्मचारी है तो अगर वह प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई तो घर पर बैठना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि उसको जो है काम नहीं करेगा तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, तो वह घर पर बैठ जाएगा तो घर का और सदस्यों का पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत कठिनाई आ जाएगी। तो ऐसे में इस योजना का ही मकसद है कि इन सभी विषम परिस्थितियों में जो भी व्यक्ति है जिनका बीमा हुआ रहता है कंपनी में काम करते हुए, तो उस बीमित व्यक्ति को जो है आवश्यकता अनुसार उनके परिवार को आर्थिक सहायता किया जाता है और मेडिकल सुविधाएं जो है प्रदान करने के उद्देश्य से यह जो है जो है कर्मचारी राज्य बीमा योजना स्कीम जो है लाया गया है। समझ गए, प्रारंभ की गई। तो ये चीज़ें समझ गए। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में पास हुआ था। अब यह जो एक्ट था यह एक एक्ट बना, कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट जो है 1948 में पास हुआ था। ठीक है। उसके बाद इसमें 1975, 1984, 1989 में कुछ जो है आवश्यक संशोधन किए गए। यह एक्ट पास हुआ 1948 में ही, बट इसमें जो है संशोधन क्यों किया गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो बनने में ही जो है 2 साल का समय लग गया था।
तो एक बात आप समझ लीजिए कि 1948 में तो हमारे देश में उतना ज़्यादा जो है अपना पावर पर नहीं था, अभी संविधान भी हमारा लागू नहीं हुआ था। तो उस समय ही अगर कोई एक्ट बना होगा तो जाहिर सी बात है उस समय बहुत सारे एक्ट जो है अंग्रेज वाला था, तो कहीं ना कहीं उसमें संशोधन करके जो है एक भारत की तरह जो है बनाने की कोशिश किया गया होगा। तो यह 1975 में, फिर इसके 9 साल बाद 1984 में, फिर इसके 5 साल बाद 1989 में कुछ आवश्यक जो संशोधन होना चाहिए उसको किया गया। संशोधन के मतलब होता है कि कुछ चेंजेज करना, अमेंडमेंट करना, ठीक है। तो ये तो समझ गए। कर्मचारी राज्य बीमा योजना पूरे देश में कार्यरत है, ठीक है, या पूरे देश में कार्यरत है। 1975 के संशोधन के बाद इसमें शक्ति का उपयोग करने या नहीं करने वाली फैक्ट्री जिनमें 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हो उनको भी शामिल कर लिया गया। अब जब 1975 में संशोधन किया गया तो इसमें यह संशोधन किया गया कि जितने भी छोटे बड़े कंपनी फैक्ट्रीज है, अगर उसमें कम से कम 10 कर्मचारी भी है या इससे ज़्यादा है तो उनको जो है इसके अंदर शामिल कर लिया गया। मतलब अगर कोई फैक्ट्री है या कोई कंपनी छोटा सा भी है, उसमें 10 एम्प्लॉय भी है, 10 कर्मचारी भी है, तो जो है इसको शामिल किया गया कि 10 कर्मचारी वाला भी कंपनी जो है अपने कर्मचारियों को बीमा करेगा और करना होगा, ठीक है। तब जाके जो है इसमें जो है 10 छोटे बड़े कंपनियों को भी शामिल किया गया। इसमें जो है संशोधन करने के बाद इसमें जो है शक्ति जो है दिया गया कि कम से कम 10 कर्मचारी भी है तो आपको जो है बीमा करना पड़ेगा, किसका? कर्मचारी का। इसके अलावा दुकानों, सिनेमा घरों, होटल, रेस्टोरेंट आदि में कार्यरत कर्मचारियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग देखे हैं कि 1985 के बाद 1975 के बाद 84 फिर 89 संशोधन किया गया। तो माय डियर आप लोग को समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे इसमें संशोधन यहाँ तक कर लिया गया कि दुकान में काम करने वाले, सिनेमा हॉल में, होटल में, रेस्टोरेंट में जो भी कार्यरत कर्मचारी है इनको भी इसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है। चलिए, बीमित व्यक्ति, इंश्योरेंस से जो लैस व्यक्ति है जिसका बीमा हो चुका है वो जो है बीमित व्यक्ति को बीमारी हो, दुर्घटना हो, गर्भ अवस्था के दौरान प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता एवं मेडिकल सुविधाओं को निम्न स्रोत होते हैं। मतलब एक व्यक्ति जो कर्मचारी है अगर उसको कोई बीमारी होता हो या कोई दुर्घटना हो जाता हो या गर्भ अवस्था में, अगर महिला है तो गर्भ अवस्था में होगी, तो उसको जो इस दौरान दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता और मेडिकल सुविधा होता है वह जो है कहाँ से मिलता है, ये चीज़ें आपके सवाल में होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति का अगर 10,000 15,000 का महीना है, 15,000 का, तो उस व्यक्ति को मान गए 2 साल काम किया कंपनी में और उसको जो है कोई दुर्घटना हो गया, सड़क एक्सीडेंट हो गया, तो उसको जो है वित्तीय सहायता हो, आर्थिक सहायता हो या मेडिकल सुविधा उसे कहाँ से मिलेगा, किन स्रोतों से मिलेगा? तो यही है, निम्न स्रोत होते हैं इनके आर्थिक सहायता के और जो है इनके मेडिकल सुविधा देने के। कौन कौन से जो है स्रोत है देख लीजिए। कर्मचारी के मासिक वेतन से काटे जाने वाला हिस्सा। अब कुछ न कुछ परसेंट जो है हर एक कर्मचारी जो भी काम करता है किसी कंपनी में, तो मान गए कि उसको अगर कंप्लीट अगर उसका जो है 18,000 सैलरी टोटल अगर बनता है तो इसमें से कुछ परसेंट जो है काट लिया जाता है। मान गए 16,000 दिया गया, इस 16,000 में 2,000 PF काटा जाएगा, मेडिकल काटा जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आपको 16,000 हाथ में दे दिया और बाकी के 2,000 आपका जो है जमा होगा, जो आपको मिलता है। तो यही जो है कर्मचारी के मासिक वेतन से काटे जाने वाला हिस्सा से मिलता है ये, ठीक है। नियोक्ता एम्प्लॉयर द्वारा मासिक रूप से जमा कराए जाने वाला हिस्सा। अब कोई भी व्यक्ति काम करता है तो आपको ये जानना चाहिए कि आपका सैलरी में से, खुद के सैलरी में से भी कुछ कटता है और कुछ आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी भी कुछ हिस्सा जो है देता है। मान गए आपका वेतन है 18,000, ठीक है। इस 18,000 में से 1,000 रुपया आपके सैलरी में से कट जा रहा है प्रत्येक महीने और आपको हाथ में 17,000 मिल रहा है, ठीक है। तो आपको कितना हो गया, इन हैंड 17 मिल रहा है, लेकिन आपका सैलरी कितना है 18। तो इसमें से जो 1,000 जमा हो रहा है, तो इस 1,000 में अगर आपके सैलरी से 1,000 जा रहा है तो जो है आपके कंपनी भी जो है इसमें कम से कम 500 रुपया अगर जमा करेगी तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 1,500 रुपया हो जाएगा। 1,000 तो ये आपका होगा, ठीक है, जो सैलरी से कट रहा है। तो 1,000 ये हो गया, 500 यह कंपनी पर महीने देगी, तो 1,500 पर महीने आपका कहाँ स्टोर हो रहा है, ESI में, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में जमा हो रहा है यह 1,500 रुपये, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो यही कहता है कि कर्मचारी के मासिक वेतन से काटे जाने वाला हिस्सा, साथ में जो एम्प्लॉयर है, जो रखा है व्यक्ति को, कर्मचारी को, वह जो है मानसिक रूप से जमा कराता है तो उसका हिस्सा, ठीक है। कर्मचारी राज्य बीमा कॉरपोरेशन द्वारा दी जाने वाली सहायता। अब होता यह है कि जो कर्मचारी राज्य बीमा कॉरपोरेशन है, जिस भी कंपनी कोई बीमा करती है तो उसके द्वारा भी सहायता दिया जाता है, ठीक है। और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता। अब जिस भी स्टेट में आप काम कर रहे हैं, जहाँ भी आपका एम्प्लॉय जो है आप हैं, जहाँ का भी, उस स्टेट से भी जो है कुछ ना कुछ अंश जो है दिया जाता है, सहायता किया जाता है।
तो ये सब जो है आपके स्रोत होता है जहाँ से व्यक्ति को ये सब जो है बाद में अगर ज़रूरत पड़ता है, जैसे बीमारी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई गर्भवती महिला हो गई, ठीक है, तो इस कंडीशन में व्यक्ति को जो काम छोड़ देता है, नहीं जा पाता है, तो क्लेम करता है, अप्लाई करता है, तो उसको जितना भी हिस्सा जो है उसका बनता है वह उसको मिलता है, और कुछ जो है वित्तीय सहायता भी दिया जाता है, और साथ में मेडिकल जो है दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब हिस्सा है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने पड़ेंगे, एक चीज़ आपको यहाँ पे समझने पड़ेंगे, क्या चीज़ है, राज्य सरकार भी कुछ इसमें देती है। अब देख लीजिए, इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति के वेतन में मासिक रूप से कुल वेतन का इतना % काटा जाता है। अब आप लोग समझ लीजिए, इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति के वेतन में से मासिक रूप से कुल वेतन का इतना % काटा जाता है। अब समझिए आप लोग, मैं बता देता हूँ कि आपको वेतन से काटना कम है। मान गए ऊपर हम लोग देखे हैं ना कि जो कर्मचारी है उसके वेतन, मूल वेतन में से कुछ कटता है तो वह हिस्सा होगा। उसके बाद जो है आपके कंपनी देगी, एम्प्लॉयर जो है वह देगी, नियोक्ता जो है, जो नियुक्ति किया है वह कुछ हिस्सा जो है डोनेट करेगा आपके नाम पर, ठीक है। उसके बाद सरकार का कुछ हिस्सा देगा, उसके बाद राज्य बीमा कॉरपोरेशन वह कुछ सहायता करता है, और ये सब मिलाकर जब आपको ज़रूरत पड़ता है तो उस समय मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, मान गए आपका वेतन जो है, मान गए हम 15,000 रुपये हैं, ठीक है, 15,000 रुपये है, समझ गए। 15,000 का 1.7% आप लोग निकालिए कितना होता है, ठीक है। इसका 7% आप लोग निकालिए कितना होता है, इससे ये कट जाएगा, समझ गए। 2 शून्य हटाने के लिए नीचे 100 दीजिए, ओके, 1 से 1 हटा दीजिए। अब आप लोग जो है ये हो गया 0.5 में 175 से गुना कर दीजिए, समझ लीजिए कितना हो जाएगा। इतना जो है 15,000 पर आपके मूल वेतन से इतना कटेगा, ठीक है ना। यानी अगर 175 में 1.5 से गुना करिए, इतना से गुना करिए, जितना भी अगर आ जाए आपके, लगभग कितना आएगा समझ लीजिए लगभग कितना आएगा आप लोग समझ लीजिए, इतना, ठीक है ना। और ये 175 का आधा कर दीजिए, कितना होता है आपका 175 का आधा, ठीक है ना। 175 के आधा कितना होता है माय डियर, तो 175 के आधा मतलब 75 और 12 लगभग आपके 87-88 रुपये, ठीक है ना। तो 100 आप समझ लीजिए 87-88 रुपये, यानी 175 में 88 प्लस कर दीजिए, तो इतना रुपये जो है आपको यह प्रत्येक महीने आपके वेतन से कटते हैं, ठीक है। लगभग समझ लीजिए कि मानिए 250 रुपये मानिए आपके वेतन से जो है जमा हो रहे हैं प्रत्येक महीने। अब ये 250 रुपये आपके वेतन से जमा हो रहे हैं, ठीक है, ये आपके वेतन का हुआ। लेकिन कंपनी कितना दे रही है, तो कंपनी को देना है 4.5%, ठीक है। अब यह आंकड़ा हो सकता है अभी बढ़ाएगा, घट सकता है, देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यह जो है इतना जो है 4.7% जो है यह जो है कंपनी को देना है, कंपनी को डोनेट करना है। जैसे 15,000 है, ठीक है, 15,000 मैं 15,000 मानता हूँ, ठीक है, 15,000 मानता हूँ, 15,000, चूँकि 15,000 पर हम 10,000 मानिए, 10,000 पर आसान रहेगा कैलकुलेशन करना। 10,000 4.75 है, ठीक है, 4.75 है, समझ गए, ठीक है। यहाँ पे 4.75 है, समझ गए। इसको आप लोग 100 कर दीजिए % में निकालने के लिए, ठीक है ना। और इसको जो है इससे ये दोनों को काट दीजिए, इसको उड़ा दीजिए, और ए हो जाएगा हमारा 100 से दे देंगे, ए से ए कट जाएगा, ठीक है। कितना बच गया 475 रुपये। यानी 10,000 पर अगर आपका सैलरी 10,000 है तो आपके 10,000 पर 475 रुपये आपके जो है कौन जमा करेंगे, कंपनी देंगे, ठीक है। जबकि 175 रुपये कौन देंगे, 175 रुपये आपके होंगे और प्लस 475 रुपये कंपनी देगी। कितना हो जाएगा 0 7 7 14 1 5 हाथ में 1, ये 650 रुपये। महीने के 10,000 वेतन पर मैं कैलकुलेट किया हूँ, तो अगर आपका 10,000 वेतन है तो महीने के आपका वेतन से कटा हुआ इतना % और आपके कंपनी इतना % देना चाहिए, और यह 650 रुपये पर महीने आपके जमा होंगे। अब ये तो हो गया आपका और आपके कंपनी का, लेकिन 650 में कुछ अंश जो है सरकार, गवर्नमेंट सरकार भी अपना देती है, ठीक है। तो लगभग जानिए कि वही 800 से 1,000 रुपये आपके पर महीने, 10,000 का सैलरी है तो लगभग 800 से 1,000 रुपये आपके जमा हो रहे हैं अलग से, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये समझ गए कि कितना % कहाँ से कटना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कर्मचारी राज्य बीमा में के अंतर्गत अन्य लाभ। अब अन्य लाभ में क्या क्या होता है, कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत क्या क्या लाभ होते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो भी बीमित व्यक्ति है जिसका बीमा हुआ है उसको निम्न लाभ दिए जाते हैं। क्या क्या लाभ दिए जाते हैं, जिसका ESI कार्ड बना होता है, आप लोग को पता होना ESI, ठीक है ना, ESIS जिसका कार्ड बना होता है तो उसको जो है चिकित्सीय लाभ, मेडिकल बेनिफिट मिलता है इस योजना के अंतर्गत।
अस्वस्थता मतलब बीमारी के लाभ मिलता है, बीमारी में बेनिफिट मिलता है। विकलांगता लाभ डिजेबिलिटी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। मातृत्व बेनिफिट मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। दाह संस्कार हेतु लाभ दिया जाता है और पुनर्वास संबंधी लाभ रिहेबिलिटेशन बेनिफिट दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है ये सब के सब क्या है कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत जो है दी जाने वाली लाभ है। एक बार और देखिए, मेडिकल बेनिफिट मिलता है, सिकनेस बेनिफिट मतलब बीमारी से संबंधित लाभ यहाँ पे दिया जाता है, विकलांगता का लाभ दिया जाता है, मातृत्व लाभ दिया जाता है, दाह संस्कार के लिए लाभ दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद आप लोग देखिए पुनर्वास संबंधी लाभ के लिए कुछ चीज़ें दिया जाता है और ये सब जो है आपके लाभ हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बारे में आज कंप्लीट हम लोग देख लिए, कब इसमें अमेंडमेंट हुआ, कब यह एक्ट आया, ये सब चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। आ जाता है प्रश्न, क्या पूछा जाता है कि इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडिजीनियस सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे देशीय नुस्खा, जिसको हम लोग देशीय नुस्खा कहते हैं ना, चिकित्सीय की देशीय अथवा स्थानीय प्रणाली को समझाइए। मतलब इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी चिकित्सीय प्रणाली का हमारे देश का नुस्खा। हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ना एलोपैथ वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारा देश का नुस्खा नहीं है, समझ गए। ये हमारा देश का बिल्कुल नुकसान नहीं है, मीन्स हमारे देश का यह जो है सिस्टम नहीं था। हमारे देश में जो था वह यही प्रणाली इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो था, जिसे हम लोग आयुष के नाम से जानते हैं, भारतीय चिकित्सा पद्धति, समझ गए। यही आयुष में जो है हम लोग इसी आयुष में जो 2, 2, 4, 1, 5 जो है आयुर्वेद, समझ गए, आयुर्वेदिक समझ गए ना, आयुर्वेदिक हो गया, यूनानी हो गया, सीधा हो गया, हेमोपैथिक हो गया, यही हमारा सिस्टम पहले था, जो कि समय दर समय परिवर्तन होते होते आज हम लोग इस कगार पर आ चुके हैं, समझ गए, कि हमारे देशीय नुस्खा को हम लोग बहुत ज़्यादातर नहीं अपनाते हैं और एलोपैथिक जो कि हमारा एक वेस्टर्न, समझ गए ना, पश्चिमी यूरोपीय देशों का ज़्यादातर एलोपैथिक है। एलोपैथिक का वाइडली हो गया है, समझ गए, बहुत ज़्यादा यह जो है इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमारे जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है आयुष जो है, इसका बहुत ही अच्छा असर, और साथ में कहा जाए तो यह एक अलग प्रकार का चिकित्सीय पद्धति है, जिसे हम लोग अपने चिकित्सीय का देशीय अथवा स्थानीय प्रणाली भी कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आज के वीडियो हमारा यही होने वाला है, देशीय चिकित्सीय प्रणाली या भारतीय चिकित्सा पद्धति को समझते हैं। ओके, इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन पूछता है 5 नंबर में, कभी कभी 10 नंबर में भी पूछ लेगा। तो चलिए, बिल्कुल थियोरिकल है, इसको कोई इसमें लफड़ा है नहीं, बिल्कुल थियोरिकल है, समझ लीजिएगा तो लिख लीजिएगा। कैसे, चलिए सबसे पहले आपको समझना है, मैं बार बार कहता हूँ किसी भी प्रश्न को अगर अच्छे से याद करना है तो उस प्रश्न को पहले फुल स्टॉप से तोड़ दीजिए, समझ गए। देख रहे हैं ना, मैं एक भी फुल स्टॉप जहाँ पे था पूर्ण विराम, वहाँ से मैं अलग लाइन चेंज कर दिया हूँ। तो इसी प्रकार से आप किसी भी प्रश्न को जो है अच्छे से याद कर सकते हैं और अच्छे से दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर इसी चीज़ को हम इसी लाइन को फिर यहाँ से शुरू कर देते, समझ गए ना, तो ये चीज़ें क्या होता। तो देखिए, तो ये सब अच्छे तरीक़े से याद करने का अच्छे स्टूडेंट का अपना दिमाग लगा के भी आसान बनाते हैं चीज़ों का, समझ गए, भारी नहीं बनाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग समझते हैं अपने चिकित्सा की देशीय प्रणाली, इंडोजीनियस सिस्टम क्या है हमारे मेडिसिन का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ें है, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा माय डियर, कि आखिर यह चिकित्सीय की देशी प्रणाली होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले है चिकित्सा की देशी प्रणाली आयुष विभाग के अंतर्गत आती है, जिसमें 5 प्रकार की चिकित्सा प्रणाली शामिल है। अब हमारे देश का जो चिकित्सीय प्रणाली है जो पूर्व का है अभी भी चलता है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है, क्योंकि जो एलोपैथ आया यह सबको अपने जो है गिरफ्त में ले लिया, समझ गए। तो ये चीज़ समझिएगा, जो चिकित्सा की देशी प्रणाली है जिसको हम लोग आयुष कहते हैं, और यह आयुष एक विभाग भी है, भारत सरकार का आयुष मंत्रालय सुने भी होंगे, इसी विभाग के अंतर्गत आती है यह हमारा देशी प्रणाली, जिसमें 5 प्रकार की चिकित्सा प्रणाली को शामिल किया गया है, समझ गए। इस आयुष के अंदर 5 प्रकार के चिकित्सा प्रणाली को शामिल किया गया है, जो कि हमारा देशी प्रणाली है, समझ गए। ये 5 पद्धतियाँ प्राचीन काल से ही विभिन्न बीमारियों की रोकथाम तथा उपचार हेतु प्रचलित है। अब ये जो पद्धतियाँ हैं या जो प्रणाली है चिकित्सा का, यह बहुत पहले समय से, प्राचीन काल से ही यह जो है चले आ रहा है, विभिन्न प्रकार के रोगों को रोकथाम और उपचार हेतु प्रचलित है, जो बहुत पहले से आ रहा है, समझ गए। बहुत पहले जो है एलोपैथ नहीं था। ग्रामीण तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में निवास कर रहे लोग आज भी बीमारियों के उपचार हेतु इन चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करते हैं। अब और आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो दूरवर्ती इलाके जैसे पहाड़ी इलाके हो गया या फिर आदिवासी लोग हो गए, तो बहुत लोग जो है एलोपैथ के नाम भी नहीं जानते हैं और एलोपैथ के बारे में समझना भी नहीं चाहते हैं। जो आदिवासी लोग होते हैं, देखते होइएगा जनजाति, वो लोग अपने ही जड़ी बूटी रखते हैं और अपने ही जड़ी बूटी से जंगलों से लाकर उसको जो है कुछ भी होता है तो उससे ट्रीटमेंट कर लेते हैं। खासकर जो गाँव के इलाका में भी जो लोग रहते हैं
हैं तो देखते होइएगा हेमोपैथी का बहुत ज़्यादा करता है, आयुर्वेद का उपचार लोग बहुत करवाता है। तो आज भी ग्रामीण इलाकों में, दूरवर्ती क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं वो आज भी बीमारियों का उपचार हेतु इन सभी चिकित्सक पद्धतियों का जो है उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करते हैं, समझ गए। लेकिन पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा था। इन चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत आहार चिकित्सा, डाइट थेरेपी, पर्याप्त व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता, दैनिक व्यायाम, योग, समझ गए, व्यसनों से दूर, समझ गए ना, स्वास्थ्य दिनचर्या आदि पर भी जोर दिया जाता है। अब जैसे जो ऋषि मुनि थे पहले क्या करते थे, देखते होइएगा ऋषि मुनि या साधु महात्मा क्या करते हैं, उनका जो डाइट आहार जो होता है बिल्कुल सरल होता है, मांस मछली से दूर, क्योंकि मांस मछली में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला का लोग प्रयोग करता है जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, समझ गए। जो साधु संत होते हैं बिल्कुल नॉनवेज से जो है दूर रहते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, दूध दही घी ये सब ज़्यादा लेते हैं। तो एक प्रकार से ये स्वच्छ रखने की जरिया है। और इन चिकित्सक पद्धतियों में पहले जो है डाइट थेरेपी, समझ गए, पर्याप्त व्यक्तिगत पर्यावरण का स्वच्छता, डेली व्यायाम करने, समझ गए, योग, व्यसनों से दूर जैसे एल्कोहल वगैरह, शराब वराब, इस सब से दूर, स्वास्थ्य के दिनचर्या, इन सब पर पहले बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। यही कारण है कि पहले के लोग ज़्यादा स्वस्थ भी रहते थे, समझ गए। अपने देसी पद्धति से लोग जो है रहते थे, खान पान चलता था उनका, तो पहले के लोग ज़्यादा स्वस्थ भी रहते थे। आज दुनिया एडवांस तो हो गई है, बट इसी एडवांस के साथ बहुत सारे एडवांस बीमारियां भी आ गया है, जो नए नए युवा में हार्ट अटैक, नए नए युवा ऊपर से देखने में एकदम बढ़िया और अंदर से उसके क्या बीमारी है किसी को पता नहीं, समझ गए। तो दुनिया एडवांस होते तो जा रहा है, बट अपने साथ बहुत सारे चीज़ों को भी जो है लेते हुए आगे की तरफ जा रहा है। पहले दुनिया उतना एडवांस नहीं था तो उतना बीमारी भी नहीं था, चीर फाड़ उतना ज़रूरी नहीं रहता था। इस कारण से वहाँ पे जो है आयुर्वेद है, यूनानी है, हेम्योपैथ है, सीधा है, ये सब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता था। बट आज के दौर में ऐसा ऐसा बीमारी चल गया है, ऐसा ऐसा खान पान, डेली लाइफ में चेंजेज एडवांस होने के कारण ऐसा ऐसा बीमारी है जो चीर फाड़ की ज़रूरत पड़ जाता है, यानी सर्जरी का ज़रूरत पड़ जाता है, जो आयुर्वेद और आयुर्वेद और हेमोपैथ और सीधा इस सब में उतना जो है आपके बेनिफिशियल होता नहीं है, जिस कारण एलोपैथ सबसे ज़्यादा ऊपर चढ़ गया, समझ गए ना। यही सब चीज़ें हैं। इन पद्धतियों का व्यापक रूप से विस्तार हो रहा है। अब ये जो पद्धति है पहले बहुत ज़्यादा विस्तार था, बीच में डाउन हो गया है, अभी भी डाउन ही चल रहा है, लेकिन फिर से धीरे धीरे लोग इसके प्रति जो है, अब बहुत सारे लोग जो है देखते होइएगा कि हेमोपैथी हो गया, आयुर्वेद हो गया, इन जड़ी बूटी से इलाज इन लोग ज़्यादातर लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कम ही है, समझ लीजिए, ये चीज़ें हैं। अब इस पद्धति में आपको बता दें जो 5 शामिल किया गया है। ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा एंड न्यूट्रोपैथी, नेचुरोपैथी मतलब नेचुरल चीज़ों को अपनाकर योग करके ठीक करना, समझ गए। तो योगा एंड न्यूट्रोपैथी। यूनानी, आप लोग को पता हो गया, जो हकीम सब होते हैं वो यूनानी दवा ही चलाते हैं। सीधा और हेम्योपैथी, यही 5 जो है विभाग को शामिल किया गया है, किसमें, आयुष में, समझ गए। आयुष का फुल फॉर्म भी यही है और आयुष के अंदर, इसी आयुष मंत्रालय के अंदर यही पांचों आता है। चलिए एक एक करके देखते हैं कौन क्या है। पहला है हमारा आयुर्वेद। आयुर्वेद का एक अपना प्रणाली था, सिस्टम था मेडिसिन में। चिकित्सा की आयुर्वेद प्रणाली, चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद का एक अपना प्रणाली सिस्टम था, जो सब प्रणाली का तो एक ही काम है कि बीमारी का रोकथाम उपचार करना, बट सबका तरीका अलग अलग था। जैसे आयुर्वेद वाला है तो यह विभिन्न बीमारियों की रोकथाम तथा उपचार हेतु आयुर्वेद प्रणाली का उपयोग जो है बहुत पुराना इतिहास है। मतलब आयुर्वेद जो है बहुत पुराना इतिहास है, सबसे पुराना आयुर्वेद का ही इतिहास है, समझ गए। यह बीमारी की रोकथाम और उपचार करने का जो प्रणाली है सबसे पुराना है। वेद काल में भी इस चिकित्सा प्रणाली का उपयोग किया जाता था, मतलब जब वेद काल चल रहा था तो उस समय भी जो है इन चिकित्सा प्रणाली का उपयोग किया जाता था, समझ गए ना। इसीलिए इसे सबसे पुराना माना जाता है। इसके अंतर्गत इतिवृत्ति लेकर, हिस्ट्री लेकर तथा विभिन्न परीक्षण एवं अवलोकन के द्वारा रोगी का निदान किया जाता है, तत्पश्चात उपचार किया जाता है। योग आयुर्वेद में होता यह है कि इतिहास के बारे में, मरीज के इतिहास के बारे में जानकारी लेकर, कुछ परीक्षण, कुछ ऑब्जर्व अवलोकन करके रोगी का निदान, टेस्ट किया करके, निदान करके उसके बाद उनका उपचार किया जाता है, समझ गए। आयुर्वेद प्रणाली का अभ्यास पंच महाभूताज, 5 तत्व वाले सिद्धांत पर आधारित है। आयुर्वेद प्रणाली का जो मतलब यूँ कहा जाए जो ट्रीटमेंट है वह पाँच महाभूताज, पंच महाभूताज यानी 5 तत्वों के सिद्धांत पर आधारित है। ये 5 तत्व आप लोग को भी पता है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, अग्नि है। इन्हीं 5 तत्वों पर यह जो है पूरा आयुर्वेद जो है चलता है। अग्नि, इसके अलावा आयुर्वेद में इन 5 तत्वों को 3 तत्वों में समूहित जो है किया गया है।
अब ये सिंगल सिंगल 5 तत्व है। इन पांचों तत्व को आयुर्वेद में जो है 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। एक को कहते हैं वात, एक को कहते हैं पित्त और एक को कहते हैं कफ। यही जो है आप फर्स्ट ईयर में पढ़े भी हैं कि वात, पित्त, कफ व्यक्तित्व के जो है आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है, समझ गए ना। और यही तीनों भागों में जो है पांचों को रखा गया है, पांचों तत्वों को। तो आयुर्वेद में इन पांचों तत्वों को जो है 3 जो है तत्वों में समूहित कर दिया गया। ओके, चलिए आयुर्वेद में इतिहास कैसे लिया जाता है, तो लोगियों को इतिहास देख रेख का, समझ गए ना। आयुर्वेद प्रणाली का अभ्यास 5 महाभूतांश तत्व यानी 5 तत्वों के सिद्धांत पर आधारित है। ये 5 तत्व इतना है। इसमें जो 5 तत्व है इसको 3 तत्वों में समूहित कर दिया गया, वात, पित्त, कफ में। ओके, आयुर्वेद आयुर्वेद यह देखिए आयुर्वेद क्या मानता है। आयुर्वेद यह मानता है कि मानव का शरीर आत्मा, मन, सप्त धातु तथा 5 इंद्रियों का मिश्रण है। आयुर्वेद ये मानता है, आयुर्वेद ये मान के चलता है कि मानव का जो बॉडी है, शरीर है, वह आत्मा, मन और सप्त धातु तथा 5 इंद्रियों का मिश्रण है। तो आयुर्वेद ये मान के चलता है कि भाई बॉडी जो है आत्मा का, मन का, सप्त धातु यानी 7 धातुओं और 5 इंद्रियों, इन चारों का मिश्रण है। ओके, इन तत्वों में किसी भी प्रकार की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक बाधा उत्पन्न होने पर व्यक्ति अस्वस्थ हो जाते हैं। जिस प्रकार से एलोपैथ मानता है कि बॉडी में विभिन्न प्रकार के केमिकल होता है जिसके गड़बड़ाने पर जो है व्यक्ति अस्वस्थ होते हैं, उसी प्रकार से आयुर्वेद मानता है कि व्यक्ति का जो बॉडी है, शरीर है, वह आत्मा, मन, सप्त धातु और 5 इंद्रियों का मिश्रण है। इन तत्वों में किसी भी प्रकार की संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल किसी भी प्रकार की अगर बाधा, गड़बड़ी उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, ये आयुर्वेद मानता है। ठीक है, और उपचार के दौरान इन संरचनात्मक और कार्यात्मक असमानताओं को दूर किया जाता है। और आयुर्वेद के अनुसार इसी संरचनात्मक और कार्यात्मक जो एबनॉर्मलिटी है, जो असमानता आ जाता है व्यक्ति में, उसी को उपचार के द्वारा दूर करता है। तो आयुर्वेद यही जानता है कि व्यक्ति आत्मा, मन, सप्त धातु और 5 इंद्रिय के मिलकर बना है। अगर इन आत्मा, मन और सप्त धातु और 5 इंद्रियों में से किसी में अगर गड़बड़ी आ जाता है, चाहे उसके काम करने में, चाहे उसके टूट फूट में, मीन्स उसके स्ट्रक्चर में गड़बड़ी आ जाता है, तो यह आयुर्वेद जो है उसको देख लेता है कि यह अस्वस्थ है व्यक्ति और उस प्रकार से उसका जो है उपचार करके दूर किया जाता है। समझ गए। ऐसा एलोपैथी के जैसे नहीं है कि विभिन्न प्रकार के मशीन है, विभिन्न प्रकार के केमिकल है, लैब है जहाँ पे जांच करके, पता करके, सब चीज़ करके, बहुत ज़्यादा ये करके जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। वैसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सिंपल सा फंडा है कि 5 तत्व है, पांचों तत्व को 3 तत्वों में समाहित कर दिया गया। उसके बाद आयुर्वेद ये मानता है कि जो मानव का बॉडी होता है वह 3 आत्मा, मन, सप्त धातु और 5 इंद्रियों से मिलकर बना है। अगर इन सभी के स्ट्रक्चर में या फिर काम करने में किसी प्रकार के बाधा उत्पन्न हो जाता है तो आयुर्वेद समझ लेता है कि व्यक्ति अस्वस्थ है, बीमार है। समझ गए। और फिर उसके संरचनात्मक और कार्यात्मक असमानताओं के आधार पर व्यक्ति को उपचार किया जाता है और दूर किया जाता है अस्वस्थ को। समझ गए। तो इस प्रकार से आयुर्वेद का ये सिस्टम चलता है। दूसरा है योगा और न्यूट्रोपैथी, मतलब चिकित्सा की योगा और न्यूट्रोपैथी प्रणाली। चलिए देख लीजिए क्या होता है। चिकित्सा की इस प्रणाली के द्वारा विभिन्न व्यायामों तथा शारीरिक संस्थितियों, बॉडी पोस्चर के द्वारा रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य का उन्नयन तथा रोगों का उपचार सुनिश्चित किया जाता है। न्यूट्रोपैथी में प्रकृति के तत्व जैसे जल, मिट्टी आदि के प्रयोग से रोगों का उपचार किया जाता है। योगा और न्यूट्रोपैथी का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के योग के द्वारा, समझ गए, विभिन्न प्रकार के बॉडी के पोजीशन में, व्यायाम के द्वारा पोजीशन में करके रोगों को रोकथाम और व्यक्ति के स्वास्थ्य का उन्नयन जो है क्या किया जाता है, रोगों को उपचार को सुनिश्चित करता है। समझ गए। न्यूट्रोपैथी का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके रोगों को उपचार करना ही न्यूट्रोपैथी होता है। समझ गए। जैसे जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, ये सब। तो यही हमारा योगा और न्यूट्रोपैथी है। योगा मीन्स योगा के द्वारा बॉडी को एक ऐसा पोजीशन देकर जो व्यक्ति को स्वास्थ्य को बेहतर बनाए, उन्नयन बनाए, रोग का उपचार करे, ऐसा योगा। और कुछ न्यूट्रो प्राकृतिक तत्व का उपयोग करके रोगों का उपचार करना ही योगा एंड न्यूट्रोपैथी होता है। ओके, ये सब हमारे चिकित्सीय देसी प्रणाली है। आगे है चिकित्सा की यूनानी प्रणाली, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का मतलब है चिकित्सा की यूनानी पद्धति की शुरुआत ग्रीक देशों से हुई है। समझ गए, ग्रीक देशों से हुई है। भारत में इस चिकित्सा पद्धति का आरंभ 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य में माना जाता है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं अभी हम लोग कौन से शताब्दी में है, 21वीं शताब्दी में है। समझ गए। जैसे 2000 हम लोग को 2023 चल रहा है ना, तो हम लोग इसको 21वीं शताब्दी मानते हैं। समझ गए। तो ये चीज़ें हैं, तो समझ सकते हैं 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में हुआ था इस पद्धति का उदय हमारे भारत में। समझ गए। चिकित्सा यूनानी की पद्धति ग्रीक देशों में हुआ है
समझ गए, जो भारत में 11वीं और 12वीं शताब्दी के बाद ही इसका आरंभ माना जाता है। चिकित्सा की इस पद्धति में डायग्नोस्टिक, प्रोमोटिव और प्रिवेंटिव तथा थ्योरेपेटिक सेवाओं का मिश्रण है। अब जो यूनानी सिस्टम है जिसमें हकीम होते हैं, वैद्य होते हैं, आपको पता है वैद्य आयुर्वेद में, हकीम जो है आपके यूनानी में होते हैं। तो चिकित्सा के इस पद्धति में डायग्नोस्टिक मतलब नैदानिक, प्रोमोटिव मतलब उन्नयात्मक, समझ गए, प्रिवेंटिव मतलब रोकथाम, थ्योरेपेटिक मतलब उपचारात्मक, इन सभी सेवाओं का मिश्रण है यूनानी, समझ गए। तो लगभग लगभग इसी प्रकार के आपका एलोपैथ में भी है, जो अभी आप लोग नर्सिंग के लिए पढ़ते हैं। उपचार हेतु इन सभी उपचार हेतु औषधियों के प्रयोग के साथ साथ आहार में आवश्यक बदलाव पर भी जोर दिया जाता है। अब यूनान में होता ये है, यूनानी में, कि इसमें डायग्नोस्टिक, प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव और थ्योरेपेटिक ये सेवा सबका मिश्रण है ही। इसमें औषधि के साथ साथ में व्यक्ति के आहार में भी जो जरूरी परिवर्तन बदलाव होता है उसको जोर दिया जाता है, और तब जाके मरीज को उपचार सफल रहता है। तो ये यूनानी पद्धति हो गया। ओके, चौथा है चिकित्सक की सीधा प्रणाली, सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यह चिकित्सा की बहुत ही प्राचीन प्रणाली है, मीन्स पुराना है, जिसका उद्भव तमिलनाडु से माना जाता है। अब ये जो सीधा है इसका उद्भव जो है, मतलब इसका जो उदय है तमिलनाडु से माना जाता है, समझ गए। तमिल भाषी क्षेत्रों में यह चिकित्सा प्रणाली बहुयात में उपयोग में आती है। अब ये जो सीधा है हमारे इधर बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन ये जो है तमिलनाडु से इसका उदय माना जाता है और यह तमिल भाषी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है। ओके, इस प्रणाली के अंतर्गत हृदय धड़कन की दर, मलमूत्र का परीक्षण, आंखों एवं त्वचा का परीक्षण, जीभ का परीक्षण, भूख की स्थिति आदि के आधार पर रोग का निदान किया जाता है, तदनुसार रोगी का उपचार दिया जाता है, समझ गए। तो ये जो चौथा ये कह रहा है कि सीधा एक तमिल भाषी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसका उपचार जो है, इसका उद्भव तमिल क्षेत्र में ही माना जाता है, तमिलनाडु में, और यह एक बहुत प्राचीन प्रणाली है, समझ गए। इस प्रणाली में हृदय का धड़कन दर, मलमूत्र का परीक्षण, आँखों का त्वचा का परीक्षण, जीभ का परीक्षण, भूख का स्थिति, इन सब के आधार पर रोग का निदान किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है, उसके बाद रोगी का उपचार दिया जाता है। तो लगभग लगभग ये भी एलोपैथ में भी यही सब होता है, समझ गए। तो यही सीधा आपका हुआ। उपचार हेतु विभिन्न धातुओं का, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के उत्पादों, विभिन्न खनिज लवणों आदि का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो सीधा होता है इसमें उपचार के लिए विभिन्न धातु, मेटल का उपयोग किया जाता है, पेड़ पौधे के अवशेषों का उपयोग किया जाता है, जीव जंतुओं से होने वाले चीज़ों का उपयोग किया जाता है, विभिन्न खनिज लवणों का भी उपयोग किया जाता है, और इन सब के उपयोग से जो है सीधा में उपचार किया जाता है। जैसे देखते होइएगा कि पहाड़ों से विभिन्न प्रकार के जो है छोटे छोटे टुकड़े पत्थर लाना, समझ गए, पहाड़ों पर जो है कुछ चीज़ें उगता है पेड़ से, जिसको निकाला जाता है। तो ये सब तमिल भाषी क्षेत्रों में ज़्यादा जो है ये सब, जैसे कुछ पेड़, जैसे नहीं लोग कहता है कि स्नेक को काट, स्नेक के मार कर तेल निकालता है और उसके तेल को कान में रखो, दर्द होने पर ठीक होता है, मतलब इस टाइप से। तो ये जीव जंतुओं के उत्पादों से, समझ गए, पेड़ पौधों से, धातुओं से, खनिजों से, लवणों से, इन सब के उपयोग से सीधा में उपचार किया जाता है। ओके, पाँचवा है यहाँ पे माय डियर, पाँचवा आपके सामने है चिकित्सा की होम्योपैथी प्रणाली, होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इस चिकित्सा प्रणाली की शुरुआत 17वीं शताब्दी में जर्मनी में हुई है। अब आप लोग जानते भी होइएगा कि होम्योपैथी का जर्मनी का दवा सबसे अच्छा लोग मानता है, ठीक है, डॉक्टर रेगबेग नाम सुने होंगे। तो ये जो जर्मनी से, चूँकि ये जो होम्योपैथिक है, इसका प्रणाली का शुरुआत ही 17वीं शताब्दी में जो है जर्मनी से ही हुआ है, इसलिए जो है ये जर्मनी इसका माना जाता है। इसके अंतर्गत रोगी से विस्तृत इतिवृत्ति, मतलब उससे पूछताछ, इतिहास लिया जाता है तथा रोग के निदान किया जाता है, तदनुसार रोगी को उपचार किया जाता है। मतलब यहाँ भी जांच ऊँच के लिए कोई विशेष उपकरण या विशेष टेक्निक नहीं है, बस इतिहास रोगी के बारे में पूछा जाता है, कब से है, क्या होता है, क्या नहीं है, इस यही ना पूछा जाता है। जाइएगा किसी होम्योपैथी के डॉक्टर के पास, तो वह एक रूम में अपना दवाई भरा रहता है और उसी में जो है आपसे पूछेगा क्या होता है, क्या नहीं, कितना दिन से है, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको जो है कहेगा ये जांच करवाओ, वो जांच करवाओ, बस वो आपसे पूछ लेगा, इतिहास ले लेगा, इतिवृत्ति ले लेगा, और वो आपका डायग्नोस कर दिया, और तब उसके बाद उपचार आपको दवाई देता है। आयुष चिकित्सा पद्धति एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की तुलना में बहुत सस्ती है। मतलब जो हमारा आयुष चिकित्सा पद्धति है ना, वह एलोपैथिक, जो कि अभी हम लोग नर्सिंग के लिए पढ़ रहे हैं एलोपैथिक में ही जाने के लिए, तो आयुष चिकित्सा से काफ़ी आयुष चिकित्सा जो है पद्धति एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की तुलना में बहुत सस्ती है, समझ गए। इसके अलावा इस चिकित्सा पद्धति के दुष्प्रभाव भी तुलनात्मक बहुत कम है। जहाँ पे देखा जाता है एलोपैथिक दवाइयाँ का बहुत ज़्यादा रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है लोगों के बॉडी पर, वहीं पर देखा जाता है कि जो आयुष पद्धति का जो दुष्प्रभाव है इस चिकित्सा का बहुत कम होता है। चाहे आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथ है, ये सब का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव कम होता है और ये सब सस्ती भी है। बाकी अगर आप
एलोपैथ की देख बात करें तो हज़ार-हज़ार की एक-एक दवाई जो है आपको मिलेगा 5 दिन 10 दिनों के लिए, समझ गए? लेकिन आप जाइएगा किसी होम्योपैथिक में तो ₹1000 में 1 महीने का दवाई मिल जाएगा, बहुत सारा दवाई, समझ गए? लेकिन उसका इफ़ेक्ट भी जो है आपका साइड इफ़ेक्ट भी कम होता है। बाकी जो हमारा ये आयुष है, आयुष उतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाया, इसमें उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। अगर इसमें विकास हुआ रहता तो अगर सर्जरी हो गया बहुत सारे बड़े-बड़े जो बीमारी होते हैं, समय के साथ अगर इसमें विकास हुआ रहता तो बहुत बेहतर रहता, लेकिन विकास नहीं हो पाया और एलोपैथिक आया और सीधा इसको जो है तोप दिया, ले मारा। जिसके कारण जितना भी रुपया लग जाए लेकिन इफ़ेक्टिव ज़्यादा एलोपैथिक लोग समझता है, इसलिए ज़्यादा इस पर लोग फ़ोकस करता है। ये उतना विकास नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे सर्जरी वगैरह का स्कोप बहुत ज़्यादा कम है। इस कारण से यह सभी बीमारी को ट्रीटमेंट सफलपूर्वक नहीं कर पाता है। यही सब चीज़ें हैं, समझ गए?